क्या आप जानते हैं कि आज के इंसान की जिंदगी हिस्ट्री के 3 इम्पोर्टेंट रेवोल्यूशंस की वजह से बाकी सारे और लिविंग बींग्स की जिंदगी से पूरी तरह अलग हुई। और ये रेवोल्यूशंस ही वो चीज हैं जिनसे इंसानों की साइकोलॉजी डेवलप हुई, फिर उनके खाने पीने के तरीके बदले, इन्हीं से फिर भगवान एग्जिस्टेंस में आए, कंट्रीज बनी, इंडस्ट्रीज लॉन्च हुई और फिर पहले जो इंसान सबसे गए गुजरे प्राणी थे, मेजॉरिटी लिविंग बींग्स के रूलर बन गए। तो क्या है ये रेवोल्यूशंस और कैसे इनसे इतने बड़े चेंजेस आए, और इन चेंजेस को जानकर हम अपनी आज की जिंदगी की अंडरस्टैंडिंग को कैसे बढ़ा सकते हैं, ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो वेलकम टू इवॉल्व फ्रेंड्स। और आज की वीडियो में हम जानेंगे युवल नोआ हरारी की बुक सेपियंस से हमारी साइकोलॉजी, हमारे बिलीव्स और हमारी जिंदगी को चलाने वाली चीजों के बारे में सब कुछ। तो इंसानों की जिंदगी को जिन 3 इम्पोर्टेंट रेवोल्यूशंस ने बदला वो है नंबर 1 कॉग्निटिव रेवोल्यूशन, जो आज से लगभग 70,000 सालों पहले हुआ था, और नंबर 2 12,000 साल पहले का एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन, और नंबर 3 साइंटिफिक रेवोल्यूशन, जो आज से सिर्फ 500 साल पहले शुरू हुआ था और अब भी है। ये रेवोल्यूशंस हिस्ट्री के रेवोल्यूशंस हैं। तो ऑथर इस बुक में इंसानों की पूरी हिस्ट्री बताते हैं, जिसमें मेजॉरिटी चीजें वो हैं जो हम स्कूल्स में पढ़ते हैं, जैसे बार्टर सिस्टम, हिटलर, नाजीज। तो इन चीजों की बात हम नहीं करेंगे, हम सिर्फ उन हिस्टोरिकल पॉइंट्स की बात करेंगे जो आज भी हमारी जिंदगी को चलाते हैं। तो शुरू करते हैं पार्ट 1 के साथ, जो कि है कॉग्निटिव रेवोल्यूशन। हिस्ट्री से पहले साइंस बताती है कि आज से लगभग 13.5 बिलियन ईयर्स पहले एक बिग बैंग हुआ, जिससे मैटर, एनर्जी, टाइम और स्पेस एग्जिस्टेंस में आए। इसके 3 लाख सालों बाद मैटर और एनर्जी का एक दूसरे में मिलना शुरू हुआ, जिससे थोड़े कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बने, जिन्हें हम एटम के नाम से जानते हैं। फिर इन्हीं एटम के मिलने से मॉलिक्यूल्स बने, और फिर इस कॉम्बिनेशन के 3.8 बिलियन ईयर्स के बाद मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ने शुरू हुए, जिनसे फिर ऑर्गेनिज्म बने। इन्हीं ऑर्गेनिज्म में से एक थे होमो सेपियंस, यानी हम खुद को वैसे तो आज सबसे अलग प्राणी देखते हैं, जिनकी दूसरी और कोई स्पीसीज नहीं है, पर सच तो ये है कि पहले इंसानों की बहुत सारी स्पीसीज थी। हम इंसान होने से पहले चिंपैंजी थे। ये चिंपैंजी ग्रुप्स में बट के जगह जगह भटकते रहते थे। तो अलग अलग क्लाइमेट में रहने की वजह से इनकी अलग अलग तरीके से ग्रोथ हुई, और इंसान चिंपैंजी से इंसान के फॉर्म में इवॉल्व हुए ईस्ट अफ्रीका में, आज से लगभग 2.5 मिलियन ईयर्स पहले। और फिर 5 मिलियन सालों बाद इन शुरुआती इंसानों ने भटकना शुरू किया, और ये पहुंचे ईस्ट अफ्रीका से नॉर्थ अफ्रीका, यूरोप। तो एशिया, यूरोप और अफ्रीका के अलग अलग जियोग्राफिकल फीचर्स की वजह से यहाँ रहने के लिए अलग अलग गुणों की जरूरत थी। तो इस वजह से वो जो शुरुआती एक ही ह्यूमन पॉपुलेशन थी, अलग अलग जगह में डेवलप होने लगी, जिस वजह से इंसानों की अलग अलग स्पीसीज बनी। ये है होमो रुडोल्फेंसिस, जो ईस्ट अफ्रीका में थे, ये होमो इरेक्टस, जो ईस्ट एशिया में थे, और ये होमो निएंडरथैलेंसिस या निएंडरथल्स, जो यूरोप और वेस्टर्न एशिया में थे। और मजे की बात, ये सारे इंसान थे, बस अलग अलग तरह के। जब ये स्पीसीज डेवलप हो रही थी, तभी ईस्ट अफ्रीका में नई ह्यूमन स्पीसीज होमो इरेक्टर और होमो सेपियंस भी डेवलप होनी शुरू हुई। शुरुआती इंसानों के बारे में जो सबसे खास बात थी वो ये थी कि इनके होने या ना होने का इन्वायरमेंट पे कोई इम्पैक्ट नहीं था। जैसे आज किसी गए गुजरे जानवर के ना होने से इन्वायरमेंट में उतना कोई फर्क नहीं आएगा, ऐसा ही तब इंसानों के साथ था। इंसान यानी होमो जीन वाले क्रिएचर तब सबसे कमजोर प्राणी थे। वो हमेशा शिकारी के डर में जीते थे, और छोटे कीड़े, कुछ पेड़ पौधे या दूसरे मरे हुए जानवरों की हड्डियां तोड़कर उनमें से मैरो निकाल कर खाते थे। उनका जीना तब ऐसा था, कहीं उन्होंने अगर किसी शेर को जानवर मारते हुए देखा तो पहले वो उस शेर को उसको खा के जाने का इंतजार करते थे, और शेर के बाद शेर के शिकार को खाने आते थे हाइनास और जैकाल्स, और इंसान इनके भी जाने का इंतजार करते, और इंतजार के दौरान भी उन्हें अपने मारे जाने का डर सताते रहता। ऐसा लगभग 150 मिलियन ईयर्स तक चला, जिस वजह से आज इतना डेवलप होने के बावजूद भी हमारा दिमाग नेगेटिविटीज पे या डर पे सबसे ज्यादा फोकस करता है। अगर 10 लोग हमारे बारे में अच्छा बोलते हैं, पर उनमें से ही कोई एक अगर कुछ बुरा बोल देता है, तो वही बात हमारे दिमाग में दिन भर चलते रहती है। तो अगली बार आपका ध्यान नेगेटिविटीज पे, डर पे या बुरी चीजों की ओर ज्यादा जाए,
तो खुद को इस इवोल्यूशन की याद दिलाना कि 150 मिलियन ईयर्स तक डरे रहने की वजह से दिमाग आज भी वैसा ही है, तो इसे ऐसा ही छोड़ दो, आप अपना काम करते रहो। पर अब सवाल ये आता है कि जब इंसान इतना डरा हुआ था और फूड चेन के बीच में फंसा हुआ था, तो वो सबसे आगे कैसे निकला? तो ये पॉसिबल हुआ फायर की डिस्कवरी से। जैसे कि इंसान पत्थरों से हड्डियां तोड़कर उनमें से मैरो निकाल कर खाते थे, तो इसी प्रोसेस के दौरान गलती से 2 पत्थरों को टकरा के उन्होंने फायर को डिस्कवर किया। फायर की डिस्कवरी ह्यूमन डेवलपमेंट में एक रिमार्केबल चीज थी, क्योंकि पहले के इंसान के कच्चे फ्लैश को चबाने के लिए बहुत बड़े दांत और बहुत बड़ी इंटेस्टाइन्स होती थी, और यही बड़ी इंटेस्टाइन्स ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करती थी, तो ब्रेन को उतनी एनर्जी नहीं मिलती थी, जिस वजह से इंसान का दिमाग भी और जानवरों की तरह उतना बड़ा नहीं था। पर आग की डिस्कवरी के बाद इंसानों ने पका हुआ खाना खाना शुरू किया। टीथ और इंटेस्टाइन्स ने कम एफर्ट को अडेप्ट किया और इनका साइज छोटा होने लगा। इससे हुआ ये कि खाने की जो मैक्सिमम एनर्जी बड़ी इंटेस्टाइन्स में वेस्ट हो जाती थी, वो बॉडी को और ब्रेन को मिलनी शुरू हुई, और फिर ब्रेन का साइज बढ़ना शुरू हुआ। आग की ये डिस्कवरी की थी इंसानों की सेपियंस प्रजाति यानी होमो सेपियंस ने, और इस डिस्कवरी के साथ सेपियंस फूड चेन के लीडर बन चुके थे। और पहले जो बचा कुचा खाना खाते थे, अब वो एकदम फ्रेश मीट खा रहे थे। और यहाँ से हमारी ईटिंग हैबिट्स और फूड साइकोलॉजी का बहुत बड़ा कंक्लूजन निकलता है। बहुत से हिस्टोरियन का कहना है कि हमारी आज की बहुत सारी सोशल और साइकोलॉजिकल नीड्स इसी टाइम ड्यूरेशन की वजह से हैं। जैसे आज बहुत सारे लोग हाई कैलोरी फूड खाने के लिए बहुत एक्साइटेड रहते हैं, ये जानते हुए भी कि वो उनकी बॉडी के लिए नुकसानदायक है। आज की बड़ी सोसाइटी ओबेसिटी के प्लेग से जूझ रही है। इसका कारण ये है कि हमारे फॉरेजर एंसेस्टर्स जिन जंगलों में रहते थे, वहाँ हाई कैलोरी स्वीट्स बहुत रेयर थी। 30,000 साल पहले एक टिपिकल फॉरेजर के लिए सिर्फ एक मीठी चीज अवेलेबल थी, जो की थी पके हुए फल। जो कि ये फल बहुत टेस्टी थे, तो ये हंटर गैदरर्स इनकी तलाश में हमेशा लगे रहते, और हाई कैलोरी फूड के लिए तरसने की तड़प तब से ही हमारे जीन में वायर्ड है। आज भले ही हम हाई राइज अपार्टमेंट्स में जी रहे हैं, पर हमारे डीएनए को अब भी लगता है कि हम सवानाज में ही हैं, और कोई भी स्वीट या हाई कैलोरी चीज देखकर हमारे मुंह में पानी आने लगता है। तो वापस आते हैं हंटर गैदरर्स के फूड चेन के टॉप में आने पे, और जानते हैं इसके आगे की जर्नी। फूड चेन का बादशाह बनने के बाद सेपियंस ने और जगहों में भटकना शुरू किया, और वो इंसानों की उनसे बड़ी और पावरफुल दूसरी स्पीसीज नियंदरथल से मिले। इस सिचुएशन में साइंटिस्ट बताते हैं कि 2 ही चीजें हो सकती थी, जिसे वो 2 थ्योरी से एक्सप्लेन करते हैं, इंटरब्रीडिंग थ्योरी और रिप्लेसमेंट थ्योरी। इंटरब्रीडिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग सेपियन स्पीसीज ने नियंदरथॉल्स के साथ इंटरब्रीड किया, जिससे फिर आगे की ह्यूमन जनरेशन इन दोनों का मिक्सचर बनी। और अगली रिप्लेसमेंट थ्योरी कहती है कि सेपियंस ने नियंदरथॉल्स को मार दिया और उनकी गुफाओं पर खुद रहना शुरू कर दिया। नियंदरथॉल्स सेपियंस से ज्यादा पावरफुल और जायंट थे, पर सेपियंस के पास आग का हथियार होने की वजह से साइंटिस्ट और हिस्टोरियंस रिप्लेसमेंट थ्योरी को ही ज्यादा सही मानते हैं। और इसका कारण ये है कि जिस भी जगह सेपियंस पहुंचे, वहाँ की एग्जिस्टिंग ह्यूमन स्पीसीज नियंदरथॉल्स की तरह ही एक्सटिंक्ट हो गई। फायर के यूज की वजह से ब्रेन को मिलती हुई एनर्जी से सेपियंस की कॉग्निटिव एबिलिटीज बढ़नी शुरू हुई, और उन्होंने साइन लैंग्वेज का यूज करना शुरू किया। इस पॉइंट तक सेपियंस इतने इंटेलिजेंट हो चुके थे कि अगर आज के ह्यूमन उनसे उस टाइम पे मिलते, तो वो हमसे अल्फाबेट से लेकर क्वांटम फिजिक्स के पैराडॉक्स तक सब सीख सकते थे। और हाँ, हम भी उनकी लैंग्वेज सीख सकते थे। पर अब सवाल ये है कि सिर्फ एक लैंग्वेज ने सेपियंस को इतना समझदार कैसे बना दिया? हर लिविंग बीइंग की अपनी लैंग्वेज होती है। बंदर, व्हेल, बियर्स सब आपस में कम्युनिकेट करते हैं, तो ह्यूमंस के साथ ऐसा क्या अलग हुआ? तो इसका कारण है ह्यूमन इमेजिनेशन। एक हिरन दूसरे हिरन को शेर के होने का मैसेज तो दे सकता है, पर वो एग्जैक्ट लोकेशन के साथ उसकी पोजीशन नहीं बता सकता। हिरन दूसरे हिरन से शेर को लेकर बस इतना कह सकता है, भागो शेर है। पर सेपियंस कह सकते हैं, नदी किनारे शेर पानी पी रहा है, वहाँ मत जाना। इसी के साथ साथ सेपियंस इमेजिनेशन से फिक्शन क्रिएट करते हैं और उस पर विश्वास करते हैं। दूसरा कोई भी जानवर ऐसा नहीं कर सकता। हम कभी भी किसी बंदर से एक बनाना नहीं ले सकते ये कह के कि मुझे भूख लगी है, और अगर तुम मुझे अभी बनाना देने का पुण्य काम करते हो, तो तुम्हें मरने के बाद मंकी हेवन में लिमिटलेस बनानास मिलेंगे।
इस लैंग्वेज के आने के बाद ह्यूमंस अब ईस्ट अफ्रीका से मिडिल ईस्ट, यूरोप, एशिया और अमेरिका तक पहुंच चुके थे और इस पॉइंट तक भी वो वाइल्ड प्लांट्स को कलेक्ट करके और वाइल्ड एनिमल्स को मारकर ही जिंदा रहते थे। यहाँ से एक बड़ा सच बाहर निकलता है। आज लोग कहते हैं कि हमारे एंसेस्टर्स नेचर के साथ मिलजुल कर रहते थे, पर ऐसा कभी नहीं था। इंसान शुरू से ही पेड़ों को अपनी जरूरतों के लिए काट रहे थे और पेट भरने के लिए जानवरों को मारकर खा रहे थे। बस तब पॉपुलेशन कम थी तो जितने पेड़ वो काटते थे उससे ज्यादा उग जाते थे, पर जानवरों के साथ ऐसा नहीं था। अगर ह्यूमंस एक ऐसे जानवर को हर हफ्ते मारकर खा रहे हैं जिसे पैदा होने में 1 साल लग जाता है, तो जल्द ही उस जानवर का एक्सटिंक्ट हो जाना लाजमी था। ऐसे जानवरों में इंसानों की चपेट में आए ऑस्ट्रेलियन स्लॉथ और 1500 BC तक वो एक्सटिंक्ट हो गए। इन्हीं के साथ साथ बर्ड्स, इंसेक्ट्स और स्नेल्स की हजारों स्पीसीज भी एक्सटिंक्ट हुई। इसीलिए ह्यूमन शुरुआत से ही नेचर डिस्ट्रक्टर रहा है और आज भी वो वही कर रहा है। आगे जो हम एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन जानेंगे उसे इस पॉइंट के साथ कंबाइन करके हम ये जान पाएंगे कि आज ह्यूमंस प्लास्टिक्स और बाकी पॉल्यूटेंट से अर्थ को जो बर्बाद कर रहे हैं वो बस डिस्ट्रक्शन की 3rd वेव है। इससे पहले की 2 वेव भी बहुत पावरफुल थी और इन 2 के बाद 3rd वेव यानी साइंटिफिक रेवोल्यूशन और इसके बाद भी 4th और 5th वेव आती रहेंगी। तो चलते हैं एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन पे। कॉग्निटिव रेवोल्यूशन के दौरान इंसान जब और जानवरों पे फूड के लिए डिपेंडेंट था तो तब फूड को स्टोर करना नामुमकिन था। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंसान एग्रीकल्चर की ओर बढ़े और फिर शुरुआत हुई एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन की। इस काम से इंसानों को लगा था कि अब उन्हें पहले से ज्यादा फूड मिल पाएगा और जिंदगी और बेहतर होगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सेपियंस पहले जब हंटिंग करते थे तो वो 3 दिन में 1 बार शिकार करते थे, जिसमें कि बस 3 से 6 घंटे लगते थे। इवन इस सिचुएशन को हम अगर आज के टाइम से कंपेयर करें तो हंटर सेपियंस और ज्यादा अच्छी जिंदगी जी रहे थे। उनके पास घर के कामों की जिम्मेदारी नहीं थी, बर्तन धोने का काम नहीं था, फ्लोर पॉलिश करने का काम नहीं था, कोई बिल्स पे नहीं करने थे। जबकि आज एक आम आदमी दिन में 8 से 10 घंटे काम करता है, पॉल्यूटेड स्ट्रीट से गुजर के थका हारा घर वापस आता है बर्तन धोने और खाना बनाने के लिए। जबकि 30,000 साल पहले सुबह आदमी अपनी गुफा छोड़कर अपने साथियों के साथ शिकार पर चल देता, आसपास के जंगलों में कुछ कुछ खाते खाते घूमता था और दिन के टाइम तक गुफा में लंच लेकर पहुंच जाता। इससे इन फॉरेजर्स के पास और कामों के लिए दुनिया भर का टाइम बच जाता। हाँ, इन्हें कभी शेर भी खा जाता था, कभी सांप काट लेता था, पर साथ ही साथ इन्हें ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट और इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन से भी डील नहीं करना पड़ता था। ज्यादातर टाइम शिकार करके इन्हें आइडियल न्यूट्रिशंस मिल जाता था। फॉसिल स्केलेटन के एविडेंस से पता चला है कि पुराने शिकारी भूख से या माल न्यूट्रिशन से बहुत कम बार मरे थे और वो अपनी आने वाली पीढ़ी फार्मर्स से बहुत हेल्दी और लंबे थे। जबकि एग्रीकल्चर की ओर शिफ्ट होने की वजह से इन्हीं शिकारियों की डाइट फिर लिमिटेड और बहुत अनबैलेंस्ड रह गई। शुरुआती एग्रीकल्चर के टाइम लोगों की डाइट सिर्फ एक सिंगल क्रॉप पे अटक चुकी थी, व्हीट या तो राइस। एक टिपिकल पीजेंट नाश्ते में राइस खाता, लंच में भी राइस खाता और डिनर में भी यही। जबकि इसी पीजेंट का एंसेस्टर नाश्ते में मशरूम खाता, लंच में फ्रूट, स्नेक्स या टर्टल खाता और डिनर में रैबिट या वाइल्ड अनियंस, और फिर अगले दिन का मेन्यू पूरी तरह से अलग होता। इस वजह से उन्हें सारे नेसेसरी न्यूट्रिशंस मिल जाते थे और इसी के साथ साथ सिर्फ एक सिंगल तरह के फूड पर डिपेंडेंट ना रहने की वजह से उस फूड के फेल हो जाने पर भी शिकारियों के पास काफी तरह का खाना अवेलेबल था। जबकि एग्रीकल्चरल सोसाइटी ड्रॉट, फायर या बहुत ज्यादा बारिश से तबाह होने की कगार पे आ जाती। हर जिस चीज को सोचकर इंसान एग्रीकल्चर की ओर शिफ्ट हुए वो बाहरी रूप से उन्हें मिली। सेपियंस को लंबे समय तक खाना बचाना था, तो उन्हें लगा कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन ज्यादा करके हम ग्रेन्स को स्टोर कर सकते हैं और प्रोडक्शन ज्यादा हुआ भी। ग्रेन्स स्टोर हुए पर साथ ही साथ ग्रेन्स को खाने वाले मुंह भी और ज्यादा हो गए। इंसानों ने अब भटकना बंद कर दिया था क्योंकि खेती करने के लिए खेतों में लगातार पानी डालना जरूरी था। बाकी जानवरों को खेतों से दूर रखना भी जरूरी था। तो इन कामों को करने के लिए इंसानों ने खेतों के नजदीक बसना शुरू कर दिया और जैसे ही वो एक जगह रहने लगे तो पॉपुलेशन और तेजी से बढ़ने लगी और ये प्लान और भी बेकार साबित हो रहा था। पर अब सवाल ये आता है कि जब फार्मिंग का प्लान काम नहीं कर रहा था तो ह्यूमंस ने दोबारा फॉरेजर्स की लाइफ क्यों नहीं अपनाई? वो क्यों एग्रीकल्चर से ही जुड़े रहे? तो कारण ये था कि पॉपुलेशन बढ़ने में जनरेशंस लगी थी और इस टाइम तक किसी को याद भी नहीं रहा कि पहले वो कैसे रहा करते थे। एक इजी लाइफ के पीछे भागने से इंसान और टफ लाइफ में फंस चुका था।
और यही चीज हमारे साथ आज भी होती है। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज से पढ़कर कितने सारे यूथ्स ये सोचकर बहुत हार्डवर्क वाली जॉब करना शुरू कर देते हैं कि जब वो 35 साल के हो जाएंगे तो उनके पास इनफ पैसे होंगे और वो फिर रिटायरमेंट ले लेंगे। पर जब तक वो उस एज में पहुंचते हैं तब तक उनके बच्चे हो चुके होते हैं, उन पे लोन्स होते हैं, अपने दूर के घर होते हैं जिनके लिए कार की जरूरत है, और साथ ही साथ ये एहसास होता है कि एक अच्छी वाइन और एक्सपेंसिव फॉरेन टूर के बिना तो जिंदगी रहने लायक नहीं होती। अब इनसे हम क्या उम्मीद रख सकते हैं? वापस अपनी 20-21 साल की एज में जाकर अपनी जड़ें खोदने की? नहीं, ये एफर्ट डबल कर देते हैं और नौकरी करते रहते हैं। यही पीजेंट्स ने भी किया। फसल ज्यादा होने पे पॉपुलेशन भी ज्यादा हो चुकी थी, तो उन्होंने इस पॉपुलेशन का पेट भरने के लिए और मेहनत करनी शुरू कर दी। इंसान खाना बचाने के लिए मेहनत कर रहा था ताकि फिर वो कुछ टाइम आराम से बैठकर खा सके। कुछ टाइम आराम से बैठना, गप्पे लड़ाना, ये तब के टाइम की लग्जरीज थी। ऑथर लिखते हैं कि ये हिस्ट्री का आयरनी लॉ है कि जितना हम लग्जरीज की ओर बढ़ते हैं वो उतनी ही हमारी जरूरत बन जाती है और ज्यादा नई जरूरतों को जन्म देती है। पिछले कुछ डिकेड्स में हमने बहुत सारी टाइम सेविंग डिवाइसेस बनाई हैं जो कि हमारी लाइफ को ज्यादा रिलैक्स्ड बनाने के लिए है। पहले एक लेटर लिखने में, उसे मेल बॉक्स तक पहुंचाने में बहुत सारा काम होता था और रिप्लाई मिलने में तो हफ्तों या महीनों लग जाते थे। और आज मैं कोई भी मेल पूरे ग्लोब के अक्रॉस सिर्फ मिनटों में भेज सकता हूँ, और अगर एड्रेसेस ऑनलाइन हैं तो तुरंत रिप्लाई भी रिसीव कर सकता हूँ। पर सवाल ये है कि क्या मेरी जिंदगी ज्यादा रिलैक्स्ड है? नहीं, मेल ट्रांसफर स्पीड बढ़ने से मेल की क्वांटिटी भी बढ़ चुकी है। पहले स्नेल मेल एरा में लोग बहुत कम लेटर्स लिखते थे और सिर्फ तब लिखते थे जब उनके पास लिखने के लिए कुछ बहुत जरूरी हो, और इसके बदले में वो एक जरूरी रिस्पॉन्स ही एक्सपेक्ट करते थे। और आज मुझे एक दिन में ही हजारों मेल्स मिलते हैं, वो भी उन लोगों के जो तुरंत रिप्लाई एक्सपेक्ट करते हैं। हमें लगा था कि हम टाइम सेव कर रहे हैं, पर इंस्टेड हमने जिंदगी की चक्की को 10 गुना तेज कर दिया है और अपनी लाइफ को और ज्यादा एंग्शियस और एजिटेटेड बना दिया है। इस लग्जरी ट्रैप की स्टोरी अपने साथ एक इम्पोर्टेंट लेसन बताती है। एक इजियर लाइफ के लिए इंसानों की खोज ने दुनिया को इस तरीके से बदल दिया है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। किसी ने इंसानों की जिंदगी को दाल उगाने के लिए या एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन के लिए प्लान नहीं किया। ये बस मामूली डिसीजंस की एक सीरीज थी जिसका मकसद ज्यादा लोगों का पेट भरना और थोड़ा स्टेबिलिटी पाना था। पर इस स्टेबिलिटी के ट्रैप ने इंसानों को चुभती हुई धूप में पानी की बाल्टियां धोने से बांध दिया। चलिए अब बात करते हैं खेती बाड़ी से आगे की। एक जगह बसने की वजह से उसी जगह पे इंसानों की पॉपुलेशन बढ़ने लगी और इस इंक्रीज की वजह से अब एक नई प्रॉब्लम सामने आई और वो थी इंसानों के साथ रहने की। बहुत सारे लोग एक साथ नहीं रह पा रहे थे और उनमें लगातार लड़ाई झगड़े हो रहे थे। ऑथर इन लड़ाइयों को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे एंसेस्टर चिंपैंजी के बारे में बताते हैं। चिंपैंजी यूजुअली छोटे छोटे झुंड में रहते हैं। इस झुंड में वो क्लोज फ्रेंडशिप्स बनाते हैं, एक साथ शिकार करते हैं और चीता और बाकी जानवरों से जो उनके लिए खतरा है उनके खिलाफ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते हैं। नेचुरल कंडीशंस में एक टिपिकल चिंपैंजी ग्रुप में 20 to 50 चिंपैंजीज होते हैं। जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाता है इनका कॉपरेशन बिगड़ने लगता है। जूलॉजिस्ट ने सिर्फ कुछ ही केसेस में 100 से ज्यादा चिंपैंजी का ग्रुप देखा है। ऐसे ही पैटर्न्स पुराने इंसानों की जिंदगी को भी चलाते थे। इवन आज भी किसी ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन का कॉपरेशन 150 से ज्यादा लोगों के बाद खराब होने लगता है। एक 100 सोल्जर्स की कंपनी बिना किसी लीडर के अच्छे से फंक्शन कर सकती है सिर्फ उनकी आपसी फ्रेंडशिप की वजह से। पर जैसे ही ये नंबर 150 से ज्यादा बढ़ने लगता है तो उनकी स्टेबिलिटी कम होने लगती है। पर अब सवाल ये आता है कि जब ह्यूमन सिर्फ इतने कम नंबर में एक साथ रह सकते हैं तो आज जो हमने सिटीज, स्टेट्स और नेशन बनाए हुए हैं वहाँ इतने सारे लोग एक साथ कैसे रहते हैं? इवन बच्चे ही हजारों बच्चों के साथ स्कूल्स में अपना टाइम कैसे बिता पाते हैं? तो इसका आंसर है फिक्शन। स्ट्रेंजर्स का लार्ज नंबर पे एक साथ सक्सेसफुली कोऑपरेट करना कुछ कॉमन मिथ्स पे विश्वास करके पॉसिबल था, जो कि सिर्फ बहुत से लोगों की इमेजिनेशन में ही एग्जिस्ट करते हैं। 2 चर्च फादर्स जो कभी नहीं मिले एक साथ चैरिटी में इन्वॉल्व हो सकते हैं क्योंकि वो भगवान पर विश्वास करते हैं। किसी नेशन के 2 अलग अलग सोल्जर्स जिन्होंने एक दूसरे को कभी नहीं देखा अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर एक साथ लड़ सकते हैं क्योंकि वो नेशन पे विश्वास करते हैं। 2 लॉयर्स जो कभी नहीं मिले अपने सारे एफर्ट्स एक दूसरे स्ट्रेंजर को हराने में लगा सकते हैं क्योंकि वो दोनों लॉज, ह्यूमन राइट्स और जस्टिस और इससे जो उन्हें फीस मिलेगी उस पर विश्वास करते हैं।
और ऑथर लिखते हैं कि लोग जो एक दूसरे को गॉड, नेशन, ह्यूमन राइट्स इन सब की फिक्शन स्टोरीज बताते हैं, ये सारी चीजें इन स्टोरीज से बाहर कहीं एग्जिस्ट नहीं करती। यूनिवर्स में कोई भगवान नहीं है, कोई नेशन नहीं है, कोई मनी नहीं है, कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है, कोई लॉज नहीं है और कोई जस्टिस नहीं है। ये सिर्फ हमारी इमेजिनेशन में है, जो आज से हजारों साल पहले एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन के दौरान लोगों को एक साथ रखने के लिए क्रिएट किए गए। इससे पहले लोगों के लिए कोई भगवान नहीं था। इंसान बस जानवरों की तरह छोटे छोटे झुंड में रहते थे। बस इस झुंड को बड़ा करने के लिए और लोगों की आपस में लड़ाइयों को कम करने के लिए भगवान को इंट्रोड्यूस कराया गया कि हमें अच्छे काम करने चाहिए, आपस में मिलजुल कर प्रेम से रहना चाहिए, एक दूसरे के प्रति मन में द्वेष नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें मरने के बाद नर्क में जाना पड़ेगा, जहां आप जानते ही होंगे क्या होता है। और ये सारे भगवान, स्वर्ग, नर्क इंसानों की इस हजारों साल से चली आ रही इमेजिनेशन के अलावा और कुछ नहीं है। ये बस स्टोरीज हैं और इफेक्टिव स्टोरीज बनाने में उतना एफर्ट नहीं लगता जितना कि लोगों को उस पर विश्वास करवाने में। पर हाँ, अगर ये सक्सीड हो जाता है तो ये सेपियंस को इमेंस पावर देता है, क्योंकि इससे मिलियंस ऑफ स्ट्रेंजर्स कोऑपरेट करके एक कॉमन गोल की ओर काम करते हैं। जरा सोच कर देखो कि स्टेट्स, चर्चेज या लीगल सिस्टम बनाना कितना डिफिकल्ट हुआ होता अगर इंसान सिर्फ उन चीजों की बातें करता जो रियली में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे रिवर्स, ट्रीज या लायंस। सालों तक मिलकर लोगों ने स्टोरीज का एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बना दिया है और इस नेटवर्क से लोग जो कुछ क्रिएट करते हैं उन्हें एकेडमिक सर्कल्स, फिक्शन या इमेजिन्ड रियलिटी कहा जाता है। और अब ये हो चुका है कि हमारे लिए एक इमेजिन्ड रियलिटी ही रियलिटी बन चुकी है, वो एक झूठ नहीं है। मैं झूठ बोलती हूँ अगर मैं कहती हूँ कि नदी किनारे शेर है, ये जानते हुए भी कि वहाँ कोई शेर नहीं है। पर झूठ कोई इतनी स्पेशल चीज नहीं है। ग्रीन मंकीज और चिंपैंजीज भी झूठ बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक ग्रीन मंकी को ऑब्जर्व किया गया है केयरफुल अ लायन की कॉल देते हुए, जबकि वहाँ कोई लायन नहीं था। इस अलार्म से दूसरा मंकी डर जाता है, जिसे अभी अभी एक बनाना मिला था, और वो उस बनाना को वहीं छोड़कर भाग जाता है, लायर मंकी को अकेला अपना प्राइज चुराने देने के लिए। झूठ के ही उल्टा इमेजिन्ड रियलिटी एक ऐसी चीज है जिसमें सब लोग विश्वास करते हैं। कॉग्निटिव रेवोल्यूशन के बाद से ही सेपियंस डुअल रियलिटी में रहे हैं। एक तरफ तो थी पेड़, नदियों और जानवरों की ऑब्जेक्टिव रियलिटी, और दूसरी ओर थी गॉड्स, नेशन और कॉर्पोरेशंस की इमेजिन्ड रियलिटी। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, इमेजिन्ड रियलिटी ज्यादा पावरफुल होती गई और आज इतनी पावरफुल हो चुकी है कि रियल रियलिटी की एग्जिस्टेंस, जैसे पेड़ और नदियां, गॉड्स, नेशंस और कॉर्पोरेशंस की इमेजिन्ड रियलिटी पे डिपेंड करती हैं। अभी ये सारा ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू है, जिसका उनके पास हिस्टोरिकल प्रूफ है कि भगवान सिर्फ एक स्टोरी है। अब ये आपके हाथ में है कि आप क्या मानना चाहो। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अब इन स्टोरीज की वजह से सेपियंस में क्या चेंजेस आए। सेपियंस की वर्ड्स की मदद से एक इमेजिन्ड रियलिटी क्रिएट करने की एबिलिटी ने बहुत सारे अजनबियों को एक साथ काम करने के कैपेबल बना दिया, और इसी के साथ साथ इसने कुछ और भी किया जो कि लार्ज स्केल ह्यूमन कॉपरेशन मिथ्स पे बेस्ड है। तो हम इन मिथ्स को बदलकर लोगों के कॉपरेशन को भी बदल सकते हैं। सही सर्कमस्टेंसेस में मिथ्स तुरंत चेंज हो जाते हैं। जैसे 1789 में सिर्फ एक रात में ही फ्रेंच पॉपुलेशन ने किंग्स के डिवाइन राइट के मिथ्स को मानना छोड़कर लोगों की इंडिपेंडेंस को मानना शुरू कर दिया। और ऐसे ही कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन के बाद से सेपियंस का बिहेवियर उनके मिथ्स और नीड के अकॉर्डिंग कंसिस्टेंटली बदलता रहा है। इस वजह से सेपियंस का कल्चरल रिवॉल्यूशन बहुत तेजी से होना शुरू हुआ और सेपियंस फिर कॉर्पोरेशन के मामले में सारी और एनिमल स्पीसीज से बहुत आगे निकल गए। पार्ट 3, साइंटिफिक रेवोल्यूशन। जरा सोचिए कि एक स्पेनिश किसान AD 1000 में सोता है और फिर उसके 500 साल बाद जागता है और उसे कोलंबस सेलर्स दिखाई देते हैं। दुनिया कुछ कुछ वैसी ही होती है जैसे उसके सोते वक्त थी। पर अगर कोई कोलंबस सेलर ऐसे ही सो जाता है और 21st सेंचुरी के आईफोन की रिंगटोन सुन के जगता है, फिर शायद वो खुद को एक ऐसी दुनिया में पाए जो उसने कभी सोची भी ना हो। वो इस दुनिया को देखकर क्या कहेगा? क्या ये हेवन है या हेल? पिछले 500 सालों में ह्यूमन पावर में फिनोमिनल ग्रोथ हुई है। ईयर 1500 में पूरी दुनिया में लगभग 500 मिलियन होमोसेपियंस थे और आज 7 बिलियन है। पूरे ईयर 1500 में जो गुड्स और सर्विसेज इंसानों ने बनाई, उनकी कीमत लगभग
$250 बिलियन थी और आज एक साल के ह्यूमन प्रोडक्शन की कॉस्ट $60 ट्रिलियन है। 1500 में ह्यूमन सिर्फ अर्थ के सरफेस तक सीमित थे। वो टावर्स बना सकते थे, पहाड़ों में चढ़ सकते थे, लेकिन आसमान चिड़ियाओं, एंजल्स या भगवानों के लिए था। 20 जुलाई 1969 ह्यूमंस चांद पर पहुंचे। ये सिर्फ एक हिस्टोरिकल अचीवमेंट नहीं था, बल्कि इवोल्यूशनरी और साथ में ही कॉस्मिक जीत भी थी। पर पिछले 50 सालों का सबसे बड़ा मूवमेंट था 16 जुलाई 1945 सुबह 5:29 और 45 सेकंड, जब अमेरिकन साइंटिस्ट ने पहला एटॉमिक बॉम्ब यूज किया। इस पॉइंट से सेपियंस के पास सिर्फ हिस्ट्री को बदल देने की ही नहीं, बल्कि खत्म करने की भी ताकत आ गई। ह्यूमंस ने यूनिवर्स को समझने की कोशिश कॉग्निटिव रेवोल्यूशन के टाइम से ही शुरू कर दी थी। हमारे एंसेस्टर्स अपना बहुत टाइम बिताते थे उन रूल को जानने में जिनसे यूनिवर्स चलता है। पर मॉडर्न साइंस इन सबसे अलग है, क्योंकि ये 3 क्रिटिकल वेज पे बेस्ड है। नंबर 1, विलिंगनेस टू एडमिट इग्नोरेंस। मॉडर्न साइंस लैटिन वर्ड इग्नोरमस के प्रिंसिपल पे बेस्ड है, जिसका मतलब है वी डोंट नो, हम नहीं जानते हैं। मॉडर्न साइंस ये मानती है कि हम सब कुछ नहीं जानते, और इवन वो ये भी मानती है कि जो हम जानते हैं वो भी आने वाले टाइम में और बेहतर नॉलेज के साथ गलत भी साबित हो सकता है। नंबर 2, यूज ऑफ मैथमेटिक्स। इग्नोरेंस को एडमिट करके मॉडर्न साइंस नई नॉलेज लेने पे एम करती है। ऐसा हो पाता है ऑब्जर्वेशंस को इकट्ठा करके और फिर मैथमेटिक्स को यूज करके इन ऑब्जर्वेशन से कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरीज बना के। और नंबर 3, एक्विजिशन ऑफ न्यू पावर्स। मॉडर्न साइंस सिर्फ थ्योरीज क्रिएट करने से खुश नहीं है, वो इन थ्योरीज को यूज करती है नई पावर्स को हासिल करने में और पर्टिकुलरली नई टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने में। साइंटिफिक रेवोल्यूशन कोई नॉलेज का रेवोल्यूशन नहीं है, ये रेवोल्यूशन है इग्नोरेंस का। नॉलेज के पुराने ट्रेडिशंस जैसे इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और बुद्धिज्म मानते थे कि दुनिया के बारे में जानने के लिए जो कुछ भी जरूरी है वो हम सब जानते हैं। ग्रेट गॉड्स और वाइज लोगों के पास सारी विजडम है। ऑर्डिनरी लोग इस विजडम को एंशिएंट टेक्स्ट और स्क्रिप्चर से या प्रीस्ट से ले लेते थे। फॉर एग्जाम्पल 13th सेंचुरी में कोई किसान अगर ये जानना चाहता कि ह्यूमंस कैसे ओरिजिनेट हुए, तो वो ये मानता था कि क्रिश्चियन ट्रेडिशन के पास इसका आंसर होगा। जो कुछ भी उसे करना है वो बस ये है कि एक लोकल प्रीस्ट के पास जाकर उसे ये पूछना है। पर अगर वही किसान ये जानना चाहता कि कैसे स्पाइडर्स अपना वेब बनाती हैं, तो ये जानने के लिए उसके पास कोई सोर्स नहीं था। अगर वो ये जानने के लिए प्रीस्ट के पास चले भी जाता ये सोचकर कि वो सब जानते हैं, तो उसे ये आंसर मिलता, तुम ये जानकर क्या करोगे, आफ्टर ऑल गॉड ये सब जानते हैं। पर मॉडर्न साइंस ऐसी नहीं है, ये ओपनली एडमिट करती है कि हम सब कुछ नहीं जानते। डार्विन ने ये कभी नहीं कहा कि मैं बायोलॉजी का किंग हूँ और मैंने एक ही बार में सबके लिए लाइफ के पजल सॉल्व कर दिए हैं। सदियों की कड़ी रिसर्च के बाद बायोलॉजिस्ट अब भी ये कहते हैं कि उनके पास इसका कोई सही एक्सप्लेनेशन नहीं है कि कैसे ब्रेन कॉन्शियसनेस प्रोड्यूस करते हैं। फिजिसिस्ट कहते हैं कि वो नहीं जानते कि किस चीज की वजह से बिग बैंग हुआ था। मॉडर्न साइंस की इस विलिंगनेस से और इस आइडिया से कि नई साइंटिफिक डिस्कवरीज हमें नई पावर्स दे सकती हैं, लोगों ने ये समझना शुरू किया कि रियल प्रोग्रेस पॉसिबल है। जैसे जैसे साइंस एक के बाद एक प्रॉब्लम सॉल्व करता गया, बहुत से लोग ये मान गए कि ह्यूमन माइंड किसी भी प्रॉब्लम को खत्म कर सकता है सिर्फ नई नॉलेज की मदद से। इसका फेमस एग्जाम्पल है लाइटनिंग। पहले बहुत से कल्चर्स मानते थे कि लाइटनिंग एक गुस्से से भरे हुए भगवान का हथौड़ा है, जिसका इस्तेमाल वो पापियों को पनिशमेंट देने के लिए करते हैं। पर 18th सेंचुरी की शुरुआत में हिस्ट्री में एक सबसे खास एक्सपेरिमेंट में से एक एक्सपेरिमेंट किया गया। इसमें बेंजामिन फ्रैंकलिन ने लाइटनिंग स्टॉर्म के वक्त एक पतंग उड़ाई, ये जानने के लिए कि क्या ये बनी बनाई कहानी सही है। इस ऑब्जर्वेशन से फ्रैंकलिन फिर लाइटनिंग रॉड इन्वेंट कर पाए। आज इन्वेंशंस का रिवॉल्यूशन इतने आगे बढ़ चुका है कि अब साइंटिस्ट डेथ को इंसान की जिंदगी का कड़वा सच नहीं मानते। उनका कहना है कि ये बस एक टेक्निकल प्रॉब्लम है। लोग भगवान के मारने से नहीं मरते, वो इसीलिए मरते हैं क्योंकि उनकी बॉडी में बहुत सारे टेक्निकल प्रॉब्लम्स आने लगती हैं और हर टेक्निकल प्रॉब्लम का एक टेक्निकल सोल्यूशन है। ऑथर कहते हैं कि हाँ ये सच है, आज हम सारे प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते, पर हाँ उन पर काम हो रहा है। हमारे जनरेशंस के बेस्ट माइंड डेथ को मीनिंग देने में अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। बजाय इसके वो हमारे उस साइकोलॉजिकल, हार्मोनल और जेनेटिक सिस्टम को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं जिनकी वजह से इंसान मरता है।
नई मेडिसिन डेवलप हो रही हैं जिससे डेथ को कम किया जा सके। ऑथर लिखते हैं कि अभी तक तुमने किसी को ये कहते हुए नहीं सुना होगा कि हम डेथ को हरा देंगे, पर कम ऑन, अब हमें ये बात मान लेनी चाहिए। लोगों ने अब तक डेथ के इशू को अवॉइड किया क्योंकि ये गोल तब बहुत मुश्किल लगता था, लेकिन अब हम इस पॉइंट पे आ चुके हैं जहां हम इसके बारे में फ्रैंक हो सकते हैं। साइंटिफिक रेवोल्यूशन का लीडिंग प्रोजेक्ट है ह्यूमन बीइंग को कभी ना खत्म होने वाली जिंदगी देना। अगर डेथ को हराना एक नामुमकिन काम लगता है तो ये भी सच है कि सेपियंस ने आज ऐसी कितनी बीमारियों को हरा दिया है जिनसे पहले लाखों लोग मरते थे। अगर हम खुद को ये याद दिलाएं कि हम ह्यूमन बॉडी के बारे में 1900 में कितना कम जानते थे और सिर्फ एक सेंचुरी में ही हमने कितनी आगे की नॉलेज गैदर कर ली है, तो आगे और भी तेज रेवोल्यूशन होने की आशा दिखती है। जेनेटिक इंजीनियर्स ने रिसेंटली एक वर्म की लाइफ को डबल किया है, तो क्या वो यही चीज इंसानों के साथ नहीं कर सकते? नैनो टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स एक बायोनिक इम्यून सिस्टम डेवलप कर रही है जो कि मिलियंस ऑफ नैनो रोबोट्स से बनेगा। ये रोबोट्स हमारी बॉडीज में ही रहेंगे, ब्लॉक्ड ब्लड वेसल्स को खोलेंगे, वायरसेस और बैक्टीरिया से लड़ेंगे, कैंसर सेल्स को खत्म करेंगे और इवन एजिंग प्रोसेस को रिवर्स कर देंगे। कुछ सीरियस साइंटिस्ट बताते हैं कि 2050 तक कुछ इंसान इमॉर्टल हो जाएंगे। हाँ, वो कार एक्सीडेंट्स या ऐसी किसी और चीज से मरेंगे, पर अगर उनकी बॉडी सेफ रही तो वो जीते रहेंगे। और इस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट गिगलामेश। पर हाँ, साइंस ये सब कर तो सकती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि साइंस खुद भी इंडिपेंडेंट नहीं है, वो भी स्टोरीज में कैद है। जैसे हमारे कल्चर के और पार्ट्स इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और रिलीजियस इंटरेस्ट से इन्फ्लुएंस होते हैं, वैसे ही साइंस भी है। साथ ही साथ साइंस एक बहुत ही एक्सपेंसिव मैटर है जिसपे खर्च करने में गवर्नमेंट पहले अपना फायदा देखती है। अगर एक साइंटिस्ट है जो अर्थ की सॉइल की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए रिसर्च करना चाहता है जिससे कि एग्रीकल्चर इम्प्रूव हो, और दूसरा साइंटिस्ट है जो बिग बैंग के रीजन पे रिसर्च करना चाहता है, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि गवर्नमेंट पहले साइंटिस्ट को सपोर्ट करे, क्योंकि बिग बैंग से उन्हें ना ही वोट्स मिलने हैं और ना ही उन्हें उससे जीडीपी का कोई सुधार दिखता है, जबकि एग्रीकल्चर पे काम करने से वो पीजेंट्स के वोट ले सकेंगे। पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल इश्यूज के साथ साथ अगली बड़ी प्रॉब्लम ये है कि साइंस खुद भी अपनी प्रायोरिटी सेट नहीं कर पा रही है। प्योरली साइंटिफिक व्यू पॉइंट से ये अनक्लियर है कि हम अपनी जेनेटिक्स की लगातार बढ़ती अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज का क्या करें। साइंटिफिक रिसर्च सक्सेसफुल होती है किसी रिलीजन या आइडियोलॉजी के साथ मिलके। ये आइडियोलॉजी रिसर्च की कॉस्ट को डिसाइड करती हैं और ये भी डिटरमाइन करती हैं कि डिस्कवरीज के साथ क्या किया जाए। आज के टाइम में वैसे मेजर साइंटिफिक डिस्कवरीज का यूज प्रोडक्शन में होता है। जैसे ईयर 1700 तक ज्यादातर कार्स इंसान बनाते थे और आज मेजर गाड़ियां रोबोट्स से बनती हैं। इंसानों के काम का मशीनों से रिप्लेस होना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से ह्यूमन प्रोडक्टिविटी बहुत इंक्रीज हुई और हुआ ये कि चीजों की सप्लाई डिमांड से बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब एक पूरी नई प्रॉब्लम सामने आई कि ये इतना सारा सामान खरीदेगा कौन, और इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए एक नए तरह के एथिक को इंट्रोड्यूस कराया गया जिसका नाम था कंज्यूमरिज्म। पहले के टाइम में एक अच्छा आदमी लग्जरी से दूर रहता था, कभी खाने को नहीं फेंकता था और नए कपड़े खरीदने के बजाय थोड़े से फटे कपड़ों से ही काम चला लेता था। सिर्फ राजा या राजघराने के लोग ही लग्जरीज में इंडल्ज रहते थे। आम आदमी बड़े परिवारों में रहते थे जहां घर की सारी नीड्स घर का सबसे बड़ा आदमी कंट्रोल करता था। 8-10 से लेके 20 लोगों तक का परिवार होता था जो बाजार का सामान कम ही खरीदते थे। किसी को अगर किसी चीज की जरूरत पड़ती भी थी तो वो आपस में ही चीजों को बांट लेते थे। अब ये चीज कंज्यूमरिज्म के लिए बेकार थी क्योंकि इससे प्रोडक्ट्स कम बिक रहे थे। तो फिर इंडस्ट्रियलिस्ट ने ऐसे कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कराया कि तुम किसी से कम नहीं हो, तुम्हें भी हक है अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने का, अपने सारे शौक पूरे करने का, अपनी पसंद से शादी करने का और अपनी अलग फैमिली बना के रहने का। इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली इसीलिए अलग करना चाहते थे क्योंकि लोगों के अलग अलग हो जाने के बाद पहले जहां 20 लोगों तक के परिवार को एक बड़ा कंट्रोल करता था, वहीं अब 4 से 5 लोगों के परिवार को 2 बड़े कंट्रोल कर रहे थे। और ये तो खुद तुम्हें अपने हिसाब से चीजें खरीदने का हक है वाली मेंटेलिटी से प्रभावित थे। तो अब धीरे धीरे लोगों ने मार्केट में आने वाली हर नई चीज को खरीदना शुरू किया। कंज्यूमरिज्म ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स के कंजप्शन को एक अच्छी चीज बताता है और ऐसा करने में वो बहुत सक्सेसफुल भी रहा है।
आज हम सभी बहुत अच्छे कंज्यूमर्स हैं। हम इतनी सारी चीजें खरीदते हैं जिनकी हमें जरूरत ही नहीं है। मैन्युफैक्चरर्स जानबूझकर शॉर्ट लाइफ वाले प्रोडक्ट बनाते हैं और परफेक्ट प्रोडक्ट्स के भी नए नए और अननेसेसरी मॉडल्स को इन्वेंट करते हैं। शॉपिंग आज एक फेवरेट टाइम पास बन चुकी है। पहले की ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल सोसाइटीज भूखमरी से जूझती थी और आज की कंज्यूमरिस्टिक सोसाइटीज ओबेसिटी से जूझती हैं। पर ओबेसिटी कंज्यूमरिज्म के लिए एक डबल विक्ट्री है। पहले तो लोग बहुत ज्यादा खाना खाते हैं और फिर वो डाइट प्रोडक्ट्स खरीदते हैं और इकोनॉमिक ग्रोथ में डबल कंट्रीब्यूशन देते हैं। पिछले 500 सालों में ऐसे बहुत से चेंजेस हुए। इकोनॉमी एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हुई और आज इंसान इतनी संपत्ति के साथ है जो पहले सिर्फ एक परियों की कहानी में अच्छी लगती थी। पर सवाल ये है कि क्या हम खुश हैं? इस तेजी से बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी के साथ क्या हमारी हैप्पीनेस भी तेजी से बढ़ रही है? लेट नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जिनका फुटप्रिंट आज भी मून पर है, क्या उस नेमलेस हंटर से ज्यादा खुश थे जो आज से 30,000 साल पहले सवानाज में घूमता था? अगर नहीं, तो एग्रीकल्चर, सिटीज, राइटिंग, एम्पायर्स, साइंस और इंडस्ट्रीज इतना सब डेवलप करने का पॉइंट क्या है? पहले ब्यूटी के स्टैंडर्ड्स हमारे अगल बगल में रहने वाले लोगों से डिसाइड होते थे और आज मीडिया और फैशन इंडस्ट्री वाले प्लेनेट के सबसे गॉर्जियस लोगों को उठाकर दर्जनों मेकअप करवाकर टीवी में, मार्केट में, हर जगह उन्हीं को दिखा दिखा कर हमारे लिए ब्यूटी का एक अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड सेट करते हैं। तो इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है कि हम अपने लुक्स को लेकर बहुत कम खुश रहते हैं। तो प्रॉब्लम ये कि पूरी तरह से बदल गए कंज्यूमरिस्टिक वर्ल्ड में हम खुश रह कैसे सकते हैं? तो आंसर है, अगर तुम्हारे पास जीने के लिए एक वाई है तो तुम किसी भी हाव को आसानी से सह सकते हो। एक मीनिंगफुल लाइफ बुरे से बुरे हालातों में भी एक्सट्रीमली सेटिस्फाइंग हो सकती है, जबकि एक मीनिंगलेस लाइफ हमेशा टेरिबल होती है, भले कितने ही आरामदायक हालात क्यों ना हो। तो इस बुक से हमने जाना सेपियंस यानी हमारी लाइफ को पूरी तरह से बदल देने वाले हिस्ट्री के 3 इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशंस: कॉग्निटिव रेवोल्यूशन, एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन और साइंटिफिक रेवोल्यूशन। कॉग्निटिव रेवोल्यूशन था इंसान की सोच का विकास कि फायर की डिस्कवरी की वजह से कच्चे खाने को चबाने और डाइजेस्ट करने में जो एनर्जी वेस्ट होती थी, फायर की डिस्कवरी के बाद वो ब्रेन को मिलने लगी और इंसान जानवर होने के बावजूद बाकी जानवरों से अलग हो गया। इसी रेवोल्यूशन के दौरान डर, नेगेटिविटी और किसी चीज के लिए तड़प जैसे इमोशंस भी इंसानों में बढ़ने शुरू हुए। कॉग्निटिव रेवोल्यूशन के बाद हुई एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन की शुरुआत। इसकी शुरुआत वैसे तो खाने को लंबे समय तक बचाने के लिए की गई थी, पर ये प्लान फेल हुआ और खाना बढ़ने के साथ साथ कंज्यूम करने वाले लोग भी बढ़ गए। लेकिन फिर भी इंसानों ने इसे नहीं छोड़ा और ये चीज आज भी हर उस आदमी के साथ होती है जो सोचता है पहले फ्यूचर के लिए सेव करने के लिए काम करो, और जब वो उस फ्यूचर में पहुंचता है तो उसे पता लगता है कि उसके खर्चे और ज्यादा बढ़ चुके हैं और अब उसे अपने आज को बचाने के लिए फिर से फ्यूचर के लिए सेव करने के लिए काम करना पड़ेगा। एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन से एक और प्रॉब्लम सामने आई, जो कि थी बढ़ती पॉपुलेशन के साथ इंसानों के लड़ाई झगड़ों की। तो इन्हें खत्म करने के लिए गॉड्स, स्टेट्स, नेशन ऐसे कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस हुए जो कि सिर्फ एक इमेजिनेशन थे। और आज ये हो चुका है कि इमेजिन रियलिटी इतनी पावरफुल हो गई है कि हमारे लिए रियल रियलिटी का एग्जिस्टेंस भी इमेजिन रियलिटी पे ही डिपेंड करता है। इसके बाद हुआ साइंटिफिक रेवोल्यूशन, जो आज से बस 500 साल पहले शुरू हुआ था, पर अभी तक का सबसे इम्पैक्टफुल रेवोल्यूशन है। इस रेवोल्यूशन की वजह से पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ कि प्रोडक्शन कंजम्पशन से ज्यादा हो गया। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सेपियंस की इंडिविजुअलिटी और आजादी के कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराए गए, जॉइंट फैमिलीज को तोड़ा गया और फिर सेपियंस कंज्यूमरिज्म के एक कंज्यूमर बनकर रह गए। और आज की डेट में साइंस मौत को हराने पे काम कर रही है। शायद ऐसा हो सकता है या शायद नहीं भी। तो इस बुक से बस इतना ही। आई होप कि आपको ये नॉलेज वैल्यूएबल लगी होगी, और अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करके हमें जरूर बताइएगा और अपने फ्रेंड्स की ग्रोथ के लिए इसे शेयर जरूर कीजिएगा। और ऐसे ही हर हफ्ते दुनिया की बेस्ट बुक्स की बेस्ट लर्निंग्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक जरूर कीजिएगा। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।